ये 2 से विभाज्यता के आधार पर कितने हो गए प्रकार इसके? 2। एक होता है सम और एक होता है विषम। ठीक है, सम संख्या वह संख्या है जिसमें यदि 2 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अगर 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो तो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, है ना। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान देने वाला है कि 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल केवल या तो 0 मिलेगा और नहीं तो 1 मिलेगा। यही 2 संख्या ही होता है। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि केवल 2 से विभाज्यता के आधार पर ही क्यों हम संख्या को बांट रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म मिल रहा है, या तो 0 मिलेगा नहीं तो 1 मिलेगा। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, एक 0 भी शेषफल मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है। अब यह कैसे हम निर्धारित कर लेंगे कि किस संख्या से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को प्राप्त होगा कि भाजक कितना हो तो शेषफल कितना हो सकता है या होगा, है ना। अभी अगर 2 से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तो शेषफल हमेशा या तो 0 मिलेगा नहीं तो 1 मिलेगा। अब जब शेषफल 0 मिलेगा तब उस संख्या का एक नाम दिए है, उस संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या। क्या कहेंगे? अगर शेषफल 1 मिलता है तो संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या। बात समझ आ रही है ना। अब जैसे देखिए, जैसे संख्याएं धनात्मक पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 ऐसे, और यही ऋणात्मक भी अगर इसके साथ मिला लेंगे तो पूर्णांक हो जाता है। तो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं तो धन पूर्णांक के लिए ही काम करते हैं, है ना। तो 0 से लेकर के जब अनंत की ओर जाएंगे तो सबसे पहले संख्या कौन मिल रही है? 0, 0 मिल रही है ना। तो आप देखिए, यह 0, 2, 4, 6, 8 यह सब क्या होगा? सम होगा। और उसी तरह से 1, 3, 5, 7 यह सब क्या होगा? विषम होगा, है ना। देखिए, कहीं कहीं 0 को बताता है लोग कि यह सम नहीं है, लेकिन 0 कहाँ होता है? सम में ही होता है ना। अब यहाँ पर हम इसका लॉजिक भी दे सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे अभी हमने बताया कि 2 से विभाज्यता के आधार पर, तो पहले का तो प्रॉपर्टी यही हो गया कि 2 से भाग दे करके ही चेक करना है ना। तो 2 से अगर भाग देते हैं तो आप तो विभाजन पढ़े हैं ना, आप खुद बताइए इसका भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा? भागफल, चूंकि कुछ आपको दिया नहीं गया, तो दिया नहीं गया तो बांटेंगे कितना? 0, तो बचेगा कितना? 0। शेषफल 0 आ रहा है, तो आप खुद बताइए 0 किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? सम संख्या के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे 1 में 2 से भाग दीजिए, अब 1 ठो दिया गया तो भागफल कितना बताइए? 0, क्योंकि जितने लोगों में बांटना है वह क्या है? कम है, सॉरी ज्यादा है, और जो दिया गया वह क्या है? कम है। तो बटेगा? नहीं बटेगा। नहीं बटेगा तो भागफल कितना हो गया? 0। तो बचेगा कितना बताइए? जब कुछ बांटे ही नहीं तो बच, जो दिया गया था वह बच गया, यानी कि शेषफल कितना बच गया? 1। तो जब शेषफल 0 तो संख्या सम, और जब शेषफल 1 तो संख्या विषम। बस यही हमको बताना है, ठीक है। तो लिखे क्या? 2 से विभाज्यता के आधार पर संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लिखेंगे पहला लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या हो गया। इवेन नंबर, इवेन, EVEN, EVEN, इवेन नंबर हो गया। लिखेंगे डैश दे करके, डैश देकर लिखेंगे। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर शेषफल, शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 प्राप्त होता है।
शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या होगा? 2 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। क्लियर है? जैसे 0 0 2 0 2 हो गया, 4 6 डॉट 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 हो गया। यह संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। यानी कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना, जैसे कि पहला तो लॉजिक हम बता सकते हैं कि 2 से भाग दे, शेषफल 0 आ गया तो क्या हो गया? सम हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जब बड़ी संख्या आएगी तब, जब बड़ी संख्या आए तो क्या करेंगे? इकाई स्थान यानी कि अंतिम स्थान देखेंगे। अगर अंतिम स्थान पर भी 0 2 4 6 8 हुआ तो वह क्या होगा? सम संख्या होगा। क्योंकि विभाज्यता के नियम के अनुसार आप पढ़े भी हुए हैं कि अंतिम इकाई स्थान 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होती है। पूर्ण विभाजन का मतलब ही होता है कि शेषफल का 0 प्राप्त होना। क्लियर है? चलिए, अब यह हो गया क्या? सम संख्या। दूसरा लिखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर, NUMBER, ऑड नंबर लिखेंगे डैश दे करके। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर, यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता हो, शेषफल 1 प्राप्त होता हो, शेषफल 1 प्राप्त होता हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। हो गया? हेलो, गुड मॉर्निंग। ना, एगो काम करी ना, सुनील भैया से फोन करके पूछ ली, ना ओके तो इतने पे करा दी। ना रहुए पूछी ना, मैंने कह दे हमार नाम क्लास करावता नहीं। हो गया? क्या लिखे? विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण में लिखेंगे 1 3 5 7 9। हो गया? डॉट डॉट डॉट
1 3 5 7 9 डॉट 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 हो गया। मतलब कि अगर इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या दिखती है, कोई भी नंबर डिजिट दिखता है, तो वह निश्चित रूप से क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? अर्थात उसमें 2 से भाग देने पर हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सम और विषम संख्या समझे। अब इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो उसको भी जानेंगे हम लोग। लिखिए ऑब्जेक्टिव इसका। ऑब्जेक्टिव पहला लिखेंगे, सम संख्या का व्यापक रूप होता है। 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 अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पे। व्यापक रूप का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। व्यापक रूप का मतलब होता है कि मॉडल, यानी कि अगर कोई ऐसा मॉडल हम सामने रख दें जिसके द्वारा समस्त उससे रिलेटेड बात का मतलब निकल जाए या अध्ययन हो जाए, उसी को उसका क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं, है ना। अर्थात जैसे ध्यान दीजिए 2n हम सीधे कह सकते हैं, जैसे हम कहें कि 2 से भाग लगेगा, शेषफल 0 आएगा, तभी वह संख्या सम कहलाएगा। तो 2 से पूरा पूरा भाग कब लगेगा? जब उसके गुणनखंड में 2 शामिल होगा तभी लगेगा, है ना। 3 से किसी संख्या में भाग कब लगेगा? जब उसके गुणनखंड में 3 शामिल होगा तब लगेगा, है ना। किसी से किसी संख्या में भाग लगने का मतलब यही होता है कि उसके गुणनखंड में उस संख्या का शामिल होना, है ना। अगर वह शामिल है तो भाग लगेगा, अगर शामिल नहीं है तो भाग नहीं लगेगा। जैसे हम कहें कि 5 में क्या 2 से विभाजित है? 5 नहीं है। क्यों विभाजित नहीं होगा? क्योंकि 5 के गुणनखंड में 2 शामिल नहीं होगा, इसलिए 5 में पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लग सकता है ना। तो व्यापक रूप का मतलब यह हो गया कि चाहे उसके गुना में दूसरी संख्या कुछ भी हो, दूसरी संख्या कुछ भी हो, लेकिन एक गुणनखंड में एक परिमाण कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बात समझ रहा है ना। यानी कि इसका व्यापक रूप हम क्या कह सकते हैं? 2n कह सकते हैं। चाहे n कोई भी नंबर हो, लेकिन इसके गुणनखंड में एक नंबर कितना है? 2 है ना, तो 2 से भाग लग जाएगा, है ना। इसीलिए सम संख्या का व्यापक रूप कितना होगा? 2n होगा। अब n के जगह पर चाहे आप कोई भी पूर्ण संख्या रख दीजिए, कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 10 ही रखिएगा, 10 दूना 20। आप 5 रखिएगा, 5 दूना 10। आप 15 रखिएगा, 5 दूना 30। आप यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या रख दीजिए तो इसका परिमाण क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगा, क्योंकि इसके गुणज में, इसके गुणनखंड में 2 ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा बताइए? 2n। अब देखिए एग्जाम में अगर पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो हो सकता है कि 2n के बदले में 2x दे दे, 2m दे दे, 2y दे दे, लेकिन 2 के साथ अगर कोई भी आपको चर मान आता है तो वह क्या होगा? सम संख्या का व्यापक रूप ही होगा, वह एक सम संख्या ही होगा। बस मेरा है ना। सीधे सा किसी भी गुणनखंड में अगर 2 शामिल है तो समझ लीजिए कि वह संख्या क्या है? सम है। वह संख्या क्या है? सम है। तो 2n के गुणनखंड में 2 शामिल है, तो इसलिए क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोलिए। लिखिए उत्तर में लिखिए 2n। 2n, n है, n हो गया। सम संख्या का व्यापक रूप होता है कितना? 2n। दूसरा लिखिए, विषम संख्या का व्यापक रूप होता है, विषम संख्या का व्यापक रूप होता है, विषम संख्या का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है।
ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर इस 2n का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि 2 गुणनखंड में शामिल, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं, n भागफल हो गया, यानी कि शेषफल यहां पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है ना, तभी यहां ना सम संख्या हो गया। 2 गुना n जोड़ 0, 0 क्या हो गया, शेषफल हो गया। कि शेषफल यहां पे दिख नहीं रहा है, 2n प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना। इसलिए 2n को हम सम संख्या का व्यापक रूप कह रहे हैं। यानी कि अब 2 से भाग दे, n भागफल हो और शेषफल में कितना हो, 1, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या। यानी कि भाग देने पर शेष में 1 प्राप्त हो, यानी कि उसका व्यापक रूप बताइए क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, 1 बचेगा, तब उसी का व्यापक रूप विषम संख्या क्या कहलाएगा, 2n प्लस 1 लिखेंगे। विषम संख्या का व्यापक रूप होता है कितना, 2n प्लस 1, ठीक है, हो गया। चलिए अगला लिखिए, अगला ऑब्जेक्टिव। दो क्रमागत सम या विषम संख्या, 2 क्रमागत सम या विषम संख्या का योग होता है क्रमागत, समझ रहे हैं ना, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार, लगातार, आगत मतलब आना, और क्रम मतलब लगातार। यानी कि लगातार जब 2 संख्या आएगी, सम हो चाहे विषम हो, तो उनका योग क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं से भी उठाइए, जैसे 50 हो गया एक ठो, तो इसके बाद कौन सम संख्या आएगा, 52 आएगा ना, तो 50 और 52 कितना होगा, 102 होगा। और देखिए जैसे 4 ले लिए, 4 के बाद कौन आएगा, 6, 6 4 10। यह कैसा संख्या मिल रहा है, तो एक सम संख्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है, विषम संख्या को ही लीजिए। 3 हो गया, 3 के बाद क्या आएगा, 5, है ना। आप ले लीजिए 17, 17 के बाद क्या आएगा, 19, 3 5 कितना, 8, और 9 से 17 कितना, 36। यह क्या है, सम संख्या। देखिए 2 क्रमागत या तो सम संख्या को जोड़ रहा है या विषम संख्या को जोड़ रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या। लिखिए उत्तर में, सम संख्या। सम संख्या हो गया। अगला लिखेंगे, दो क्रमागत सम या विषम, 2 क्रमागत सम या विषम, संख्या का औसत होता है। ध्यान दीजिए, औसत का मतलब समझते हैं ना। औसत मतलब जैसे आप माध्य पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, माध्य है ना, या छोड़िए नीचे क्लास में औसत पढ़े हैं। औसत का मतलब क्या होता है, जितना भी परिमाण दिया जाएगा उसको जोड़ लीजिए और उसको गिनती कर लीजिए कितना है, उतना से भाग दे दीजिए, यही औसत होता है ना। तो अब मान लेते हैं कि 2 क्रमागत सम को जोड़ा है या विषम को जोड़ा है, तो भाग जोड़ने के बाद कितना से देंगे, 2 से। कितना से देंगे, देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत सम संख्या को जोड़ा गया है, 2 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा गया है, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 51। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। यहां पे 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। यहां भाग देंगे कितना आएगा। अब देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या का औसत एक सम संख्या है और 2 क्रमागत सम संख्या का औसत एक विषम संख्या है। बस में रहा है ना। तो उत्तर में लिखेंगे
लिखेंगे विषम संख्या का औसत सम संख्या, उत्तर में लिखेगा विषम संख्या का औसत सम संख्या, विषम संख्या का औसत सम संख्या होता है। विषम संख्या का औसत सम संख्या होता है, सम संख्या होता है तथा सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत क्या होगा? विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। कोई दिक्कत? अगला कितना ऑब्जेक्टिव हुआ? 4 हुआ। अगला लिखिए। देखिए इस सब में से भी पूछा जाता है। अभी हम लोग यूक्लिड का प्रमेय भी शुरू भी नहीं किए हैं, ठीक है, उसके पहले किए सब सारी बातें हैं, है ना। उसमें भी जब हम लोग शुरू करेंगे तो उससे भी ऑब्जेक्टिव फिर बनेगा, तो उसका भी हम लोग काम करेंगे, है ना। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। बात समझ रहा है ना। अभी तक के हिसाब से आपका कम से कम 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव का हो चुका है ना। एगो परिमेय अपरिमेय वाला बताए थे, एगो इस संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को मिला दे तो 2 नंबर कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 100% है कि 2 नंबर तो आपका श्योर है कि पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो इसको इसलिए इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। यानी कि 100 नंबर में 2 नंबर आपका ही हो रहा है ना। इसके बाद अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। ये आपका लास्ट है, इसके बाद हम लोग यूक्लिड का शुरू करेंगे काम, यानी कि अब किताब का काम शुरू होने वाला है। हाँ लिखिए अगला। 2 क्रमागत सम संख्या होती हैं। 2 क्रमागत सम संख्या होती है। 2 क्रमागत सम संख्या होती है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम क्यों लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं कि आगे जब आप पढ़िएगा ना तो आपको दिया जाएगा, है ना, कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है ना। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तो संख्या कितना होगा। नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा कि क्रमागत सम संख्या, जैसे कि मान लेते हैं कि 10 ले तो इसके बाद कौन आएगा? 12। जैसे 20 ले तो इसके बाद कौन आएगा? 22। 12 के बाद कौन आएगा? 14। 14 के बाद कौन आएगा? 16। ऐसे आएगा ना। 22, 24, 26। आप क्या देख रहे हैं कि बाद वाला जो सम संख्या मिल रहा है वह 2 जोड़ने पर आ रहा है। कितने जोड़ने पर आ रहा है? ठीक है। अब क्रमागत सम संख्या अगर बताना है, देना है, तो हमको तो कोई सम संख्या पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो पहला को हम क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। तो क्रमागत दूसरा सम संख्या कितना आएगा? y। प्लस 2 जोड़ करके ना आएगा तो क्या आएगा? x + 2। बस में रहा है। तो उसके बाद वाला कितना आएगा? x + 4, फिर 2 जुड़ेगा, यानी कि पहला सम संख्या अगर x होगा तो दूसरा क्रमागत सम संख्या कितना होगा? x + 2। तीसरा कितना होगा? x + 4। चौथा कौन होगा? x + 6। ऐसे आएगा। बात समझ रहा है ना। क्योंकि क्रमागत सम संख्या यानी कि अगली सम संख्या पिछली में 2 जोड़ने से क्या होती है? प्राप्त होती है। बात समझ रहा है। तो लिखेंगे, क्या लिखिएगा? x + 2, x + 2। यहीं अगर 3 को कहता तो क्या लिखते? x + 2, x + 4। x + 3 कहां से आएगा? इसमें x + 3 थोड़े ना आएगा। 2 जोड़ेंगे तब अगला आएगा। क्लियर है? किस 4 मतलब
क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ पे 2 क्रमागत लिखा है, वहाँ पे 4 आएगा तो 4 आएगा तो 4 तक बढ़ाएंगे। जैसे x हो गया एक ठो, x + 2 हो गया, x + 4 हो गया, अब x + 6, ये 4 गो क्रमागत सम संख्या होगा। हाँ, अब 2 जोड़ते जाएंगे। हमको दिमाग में क्या रखना है? 2 जोड़ करके अगला सम संख्या प्राप्त करना है। तो पहला पता नहीं, इसलिए क्या ले लिए? x। अब x के जगह पर आप y भी ले सकते हैं, है ना, n भी ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगला कब मिलेगा? जब उसमें 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला मिलेगा। बात समझ रहा है ना? तब x 2 जोड़ दिए तो x + 2, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 4, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 6। अब 3 गो का है, 4 गो का है, 5 गो का है, जितना कहेगा इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद लिखेंगे अगला, 3 क्रमागत विषम संख्या। 3 क्रमागत विषम संख्या। जी प्रणाम सर। कोचिंग में जी ना बोली उहे लगावेल है, तो हमारा सुबह में टाइम रहेला ना रहेला नु, यही से। जी जी वो हमरे करेगा बाबू सब। अच्छा अच्छा, तो कह दिया कि हम मैंने अभी ना बोले, मैंने कि हम पास बनी। ना ठीक बा ठीक बा ठीक बा। जी ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। जी जी ठीक बा ठीक। जी जी ठीक बा ठीक ठीक। क्या लिखे? 3 क्रमागत विषम संख्या होती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे सम संख्या के लिए हमने एडजस्ट किया वैसे ही विषम संख्या में थोड़ा सोचिए। अरे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 क्रमागत कहने का मतलब कहीं से भी आप ले लीजिए। जैसे पहला एगो विषम संख्या हमने 3 ले लिया, तो इसके बाद वाला विषम संख्या कितना आएगा? 5। इसके बाद वाला कितना आएगा? 7। इसके बाद वाला ऐसे ही आएगा ना। अब देखिए, जो दूसरा विषम संख्या आ रहा है कैसे आ रहा है? 2 जोड़ने पर आ रहा है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या आएगा। तो अगर इसको x मान लेते हैं तो अगला विषम संख्या क्या लिखेंगे? x + 2। फिर उसके बाद वाले विषम संख्या क्या लिखेंगे? x + 4। फिर उसके बाद वाले को, यानी कि जो सम संख्या क्रमागत के लिए लेते हैं वही क्रमागत विषम संख्या के लिए भी वही मान आता है। बात समझ रहा है ना? जैसे सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगला सम संख्या मिल रहा है, वैसे ही इसमें भी 2 जोड़ने पर अगला विषम संख्या मिलेगा। तो क्रमागत विषम संख्या का मतलब क्या हुआ? x होगा, x + 2 होगा, x + 4 होगा, यानी कि ऐसे ही इंक्रीज करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 को लिखना है तो क्या लिखिएगा बताइए? x, x + 2 और x + 4। ठीक है, लिखिए x, x + 2, x + 4 उत्तर में लिखिएगा। हो गया? कोई दिक्कत? अगला लिखिए, अगला ऑब्जेक्टिव। हो गया? 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या तो समझते हैं,
पूर्ण अंक वाली संख्या। वो अभी कैसा होना चाहिए, दुगो होता है उसमें, एगो धन वाला होता है और एक तो ऋण वाला होता है ना। जैसे मूल बिंदु के दाएं सब धनात्मक पूर्णांक, अब मूल बिंदु के बाएं सब ऋणात्मक पूर्णांक, ये हम लोग सीखे हुए हैं। अब इसमें क्रमागत पूर्णांक आएगा, तो क्रमागत पूर्णांक कहने का मतलब कहीं से शुरू करिए, जैसे 11, तो 11 के बाद कौन आएगा 12, 12 के बाद कौन आएगा 13, 13 के बाद कौन आएगा, ऐसे आएगा ना। चाहे अगर 5 से शुरू करें तो 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ेगा। अब इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं, कैसे लिखेंगे इसमें क्रमागत, अगर धनात्मक पूर्णांक हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि सम और विषम में लिखे, बताइए। अगर पहला x मान लें तो देखिए कितना जोड़ने पर अगला मिला है 1, तो दूसरा क्या होगा, उसके बाद हाँ ऐसे, यानी कि इसमें कितना बढ़ेगा 1 1, कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। क्लियर है, लिखेंगे x plus 1 x plus 3 सॉरी x plus 2 x plus 1 x plus 2। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, भाज्य अभाज्य में कई गो लिखाए थे, 8 गो, कितना लिखाए थे 8। हाँ चलिए लिखिए इसमें, लिखेंगे तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योग 24 है, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक होगा, प्रथम धनात्मक पूर्णांक होगा। देखिए थोड़ा, ध्यान दीजिए, 3 धनात्मक पूर्णांक जैसे कि अभी हमने बताया कैसे ले सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं बोलिए, x plus 1 और x plus 2 होगा। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार तीनों का योग किसके बराबर, 24 के बराबर होगा। कोई दिक्कत। हमने योग में सीखा है, क्या करते हैं, समान पद को एक साथ मिलाते हैं, समान पद का ध्यान रखते हैं। x यहां है, यहां भी है, यहां भी है, पद समान हो गया। अब देखिए तीनों का चिन्ह भी क्या है, समान है, तब पद समान चिन्ह समान तो क्रिया जोड़ की, तो एगो x, दूगो x और एगो x, कै गो 3 गो x होगा। यह अचर पद, यह अचर पद, पद समान और देखिए दोनों का चिन्ह भी समान है, तो क्रिया कौन सी का, जोड़ का, तो एगो और दूगो बराबर कितना। कोई दिक्कत। हमको तो मान निकालना है x का, +3 इधर आएगा तो 3x बराबर 24 - 3, तो 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3 हो गया। तो कह रहा है कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, तो प्रथम कौन है, x ही ना है, कितना हो जाएगा 7।
बात समझ रहा है। या अगर अब पूछे था कि अब तीनों धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो ये पहला 7 हो गया, तो 1 जोड़ेंगे तो ये 8 और 2 जोड़ेंगे तो यह 9, यानी कि 7 8 9। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से यह चीज सम के लिए भी पूछा जा सकता है, विषम के लिए भी पूछा जा सकता है। बात समझ रहा है ना। बोलिए, अब इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो आप बता सकते हैं, कर सकते हैं। भाज्य अभाज्य का आ जाए या सम विषम का आ जाए तो बता सकते हैं ना, दिक्कत नहीं ना होगा किसी को। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, क्योंकि अब यह समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, है ना, जो कि आपका पहला एक्सरसाइज उससे बनने वाला है। तो पहले उसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, है ना। 8 8 16, 16 5 21, यानी कि 20 प्लस ऑब्जेक्टिव अभी हो चुका है। नहीं, सात लिखो, नहीं तो लिखो तो x + 1 बराबर 7 + 1 बराबर 8। ठीक हो गया।